वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कवकों के वर्गीकरण के बारे में। कवकों के वर्गीकरण के बारे में एक क्लास हम इस क्लास से पहले पढ़ चुके थे और उसमें हमने कवकों के वर्गीकरण में दो वर्ग पढ़े थे। सबसे पहला वर्ग पढ़ा था फाइकोमाइसीडी, जिसे हम आदिम वर्ग भी कहते हैं या प्रारंभिक वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें निम्न कवक रखे गए हैं। जबकि उसके बाद में हमने सेकंड वर्ग पढ़ा था एस्कोमाइसीडीज। एस्कोमाइसीडीज में एस्कस और एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है, इस कारण से एस्कोमाइसीडीज कहते हैं। विशेष सैक फंजाई या थैली फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। आज हम तीसरा वर्ग पढ़ेंगे और वह कौन सा आपको ध्यान रखना है, बेसिडियोमाइसीडीज। यह कवकों का सबसे प्रगत वर्ग है। इसे हम ग्रंथिल कवक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन कवकों को हम किस नाम से जाना जाता है, ग्रंथिल कवक के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम ग्रंथिल कवक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के कवक होंगे जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रंथिल कवक के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम क्लब फंजाई भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्लब फंजाई या ग्रंथिल फंजाई के नाम से इस कवक वर्ग को जाना जाता है। ध्यान दीजिए, बेसिडियोमाइसीडीज है, यह सबसे प्रगत वर्ग है, यानी यह कवक जगत का सबसे प्रगत वर्ग है। कवक जगत का सबसे प्रगत वर्ग है, एडवांस वर्ग है, सबसे विकसित वर्ग है, सबसे प्रगत वर्ग है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये सबसे प्रगत वर्ग है वो कौन सा है, या एडवांस वर्ग है वो कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिए बेसिडियोमाइसीडीज है। इसमें आप ध्यान दीजिए रस्ट कवक भी शामिल हैं, रस्ट, जैसे कि आप ध्यान दीजिए पक्सिनिया। इसी प्रकार से स्मट कवक भी इसमें शामिल हैं, स्मट। और स्मट रोग होता है मुख्य रूप से ऑस्टिलेगो से। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए टोड स्टूल भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए पफ बॉल एवं मशरूम सम्मिलित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार के जो विभिन्न नामों के कवक है वे सम्मिलित है। तो इस प्रकार से इस वर्ग में कौन कौन से कवक सम्मिलित है, तो आप क्या ध्यान दीजिए, इसमें रस्ट, पक्सिनिया जैसे कि स्मट, ऑस्टिलेगो, और आप ध्यान दीजिए टोड स्टूल, पफ बॉल एवं मशरूम जैसे कवक शामिल हैं। तो ये सारे कवक किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है, बेसिडियोमाइसीडीज के अंतर्गत शामिल हैं। अब ध्यान दीजिए ये बेसिडियोमाइसीडीज है, इनके अंदर आप ध्यान देंगे तो ये कवक होते हैं, ये मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये कवक मिट्टी में भी उपस्थित होते हैं, लकड़ी के ठूंठों पर भी उपस्थित होते हैं, लकड़ी के ठूंठों पर भी उपस्थित होते हैं, लकड़ी के ठूंठों पर भी, सूखे हुए लकड़ी के जो भाग होते हैं उन पर भी उपस्थित रह सकते हैं, तो लकड़ी के ठूंठों पर, एवं पौधों पर परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं, जीवित पौधों पर अंतः परजीवी के रूप में भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से पौधों के अंदर अंतः परजीवी के रूप में, यानी पौधों में अंतः परजीवी के रूप में भी उपस्थित होते हैं, अंतः परजीवी के रूप में भी उपस्थित होते हैं। तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए मिट्टी में उपस्थित होते हैं, लकड़ी के ठूंठों पर उपस्थित होते हैं और पौधों में अंतः परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। उसमें मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिए रस्ट एवं स्मट कवक होते हैं, ये कवक अंतः परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कवकों के आवास के बारे में, किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। फिर उनके बाद ध्यान दीजिए इनके कवक तंतु या इनका कवक जाल सुविकसित प्रकार का होता है, यानी कवक जाल होगा वह किस प्रकार का होता है, सुविकसित होता है, एवं आप ध्यान दीजिए पट युक्त होता है, पट उपस्थित होते हैं, सुविकसित पट युक्त होता है, सेप्टेट होता है, एवं शाखित प्रकार का होता है। तो
तो इस प्रकार से शाखित होता है। तो इनका कवक जाल किस प्रकार का होगा, जैसे हमने एस्कोमाइसीडीज में पढ़ा था, इसी प्रकार से इसमें भी क्या उपस्थित होते हैं, पट उपस्थित होते हैं, और ये किस प्रकार का होता है, शाखित प्रकार का होता है। तो इनका कवक जाल होगा, माइसीलियम होगा, वह सुविकसित होता है, पट युक्त होता है, और किस प्रकार का होता है, शाखित प्रकार का होता है। इसमें जो पट होते हैं वे सरल प्रकार के भी हो सकते हैं या ढोल छिद्री प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनके पट यानी पट होते हैं, पट सरल या ढोल छिद्री प्रकार के होते हैं। सरल या किस प्रकार के होते हैं, ढोल छिद्री प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ढोल छिद्री, या जैसे हम डोलीपोर कहते हैं, डोलीपोर प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, ढोल छिद्री प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, सामान्य प्रकार के होते हैं। देखो ढोल छिद्री का मतलब क्या है, जैसे ये कवक तंतु है, माइसीलियम है, इस कवक तंतु या माइसीलियम के जैसे अंदर पट उपस्थित है, तो ये पट उपस्थित होगा इसके अंदर, तो ये पट विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कहलाता है। यानी पट होगा, इसमें पट में अंदर की ओर फूल जाती, फूली हुई संरचना का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से फूली हुई संरचना बन जाती है, और ये फूली हुई संरचना होती है, इसके बीच में छिद्र होता है, और छिद्र होता है वो ढोलकाकार आकृति का होता है, इसलिए हम ढोल छिद्र कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ढोल छिद्र कहा जाता है। और इसके बाहर की ओर जो है वह फूली हुई संरचना उपस्थित है, और इस फूली हुई संरचना को हम पेरेंथोसोम कहते हैं। तो इस प्रकार से पेरेंथोसोम कहा जाता है। तो इस प्रकार से पेरेंथोसोम का निर्माण हो जाता है, और ये पेरेंथोसोम फूली हुई संरचना के रूप में उपस्थित रह करके और छिद्र का निर्माण करता है, जैसे हम ढोल छिद्र कहते हैं, जिनके माध्यम से इनमें कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस प्रकार के कवक तंतु होंगे जिनमें ढोल छिद्र उपस्थित होते हैं। वह किसकी विशेषता है, बेसिडियोमाइसीडीज की विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये डोलीपोर छिद्र या ढोल छिद्र प्रकार के जो पट होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं, तो आप क्या ध्यान दीजिए, बेसिडियोमाइसीडीज सदस्यों में उपस्थित होते हैं। तो बेसिडियोमाइसीडीज के सदस्यों में ढोल छिद्री प्रकार के जो है वो आपको ध्यान रखना है, पट उपस्थित होते हैं। अगला ध्यान दीजिए, इनमें जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आप ध्यान दीजिए, इनमें लैंगिक जनन होता है, उसमें आप ध्यान दीजिए तो विशेष प्रकार के लैंगिक जननांगों का अभाव होता है। जबकि अलैंगिक जनन होता है उसमें आप देखेंगे तो उच्च वर्ग के इनके जो कवक होते हैं उनमें तो अलैंगिक जनन का अभाव होता है। तो आप देखिए, अलैंगिक जनन का एक जनन तो होता है विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन यहाँ तो ओइडिया द्वारा होता है, ओइडिया, यहाँ आपको ध्यान रखना है कोनिडिया द्वारा होता है। ओइडिया, कोनिडिया द्वारा भी होता है, ओइडिया द्वारा भी होता है। इसके अतिरिक्त क्लेमाइडिया द्वारा होता है एवं क्लेमाइडिया द्वारा होता है, क्लेमाइडिया द्वारा होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ निम्न वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार का जनन होता है, जबकि परगत वर्ग में, जबकि इसके परगत वंशों में, इसके एडवांस वंश होते हैं, विकसित वंश होते हैं, परगत वंशों में अलैंगिक जनन का अभाव होता है, अलैंगिक जनन का अभाव होता है, अलैंगिक जनन का अभाव होता है, अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, अलैंगिक जनन का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनमें परगत एडवांस वर्ग होते हैं उसमें अलैंगिक जनन का अभाव होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, इनमें जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होगा वह आपको ध्यान रखना है बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, जैसे एस्कोमाइसीडीज में एस्को बीजाणु बनते हैं, इसी प्रकार से इसमें क्या बनते हैं, बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है। तो इसमें जो अलैंगिक जनन होगा वह बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है। तो इसमें अलैंगिक जनन होगा वो बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है, परंतु इनमें विशेष प्रकार के लैंगिक जनन अनुपस्थित होते हैं, विशेष प्रकार के, परंतु विशेष प्रकार के लैंगिक जनन अनुपस्थित होते हैं, परंतु इनमें विशेष प्रकार के लैंगिक जननांग, विशेष प्रकार के लैंगिक जननांग अनुपस्थित होते हैं, विशेष प्रकार के लैंगिक जननांग
अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार के लैंगिक जनन नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार के लैंगिक जनन नहीं होते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, इसमें जनन होता है वह लैंगिक जनन होगा, वह किस प्रकार से होता है तो उसमें आप ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, दो कवक तंतु, ये देखो इसमें कवक तंतु होते हैं विशेष प्रकार के होते हैं। कवक तंतु होते हैं वो भी प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के कवक तंतु होते हैं। प्राथमिक प्रकार के कवक तंतु होते हैं वे एक केंद्रकीय होते हैं, यूनिसेलुलर प्रकार के होते हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए द्वितीयक प्रकार के केंद्रक होते हैं वे द्विकेंद्रकीय होते हैं, यानी उसमें दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। जो प्राथमिक प्रकार के जो केंद्र कवक तंतु होते हैं वे द्वितीयक प्रकार के कवक तंतुओं के रूप में परिवर्तित होते हैं, वह क्लैंप कनेक्शन के माध्यम से होते हैं। क्लैंप कनेक्शन होता है इसमें, और क्लैंप कनेक्शन के माध्यम से होता है वह आपको धन के केंद्र का स्थानांतरण होगा, जिसके फलस्वरूप ये द्विकेंद्र की अवस्था होती है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है क्लैंप कनेक्शन, फिर भी आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान दीजिए, जैसे ये कवक का माइसीलियम है, ये कवक है और उसमें ये इसका कवक तंतु है। और कवक तंतु बनने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि इनके जो कवक है उसमें ये एक केंद्रक उपस्थित है, एक केंद्र की अवस्था है। अब इसमें क्या होगा, तो केंद्रक होगा, उसमें आपको ध्यान रखते हैं केंद्रकों का विभाजन होगा, दो केंद्रक बनेंगे, और ये जिस प्रकार से दो केंद्रक बन गए। अब दो केंद्रक बनने के बाद में अगली स्टेज में क्या होगा, इसमें एक आपको ध्यान रखते हैं उभार का निर्माण होगा इस प्रकार से, जिसे हम क्लैंप कहते हैं। इस प्रकार से क्लैंप का निर्माण होगा। क्लैंप का निर्माण होने के बाद में इनके दोनों केंद्रक है वो क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। यानी क्लैंप बनने के बाद में इसके दोनों केंद्रक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, और दोनों केंद्रक आपस में विभाजित होकर के, जैसे ये केंद्रक था इस केंद्रक का क्या हो गया, ये विभाजन हो गया, ये इस प्रकार से अलग बन गया। इसी प्रकार से ये केंद्रक था, इस केंद्र का भी क्या हो गया, इस प्रकार से विभाजन हो गया। अब इस प्रकार से दोनों केंद्र विभाजन होने के बाद दो केंद्रक हैं वो इस प्रकार, ऐसा ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से था, इसमें ये इस प्रकार से बीच में सेप्टा का निर्माण हो गया, दो केंद्रक ऊपर रह गए, ये केंद्रक ये था, दूसरा केंद्रक ये। अब यहाँ से एक केंद्रक जो है वह इस क्लैंप कनेक्शन के अंदर आ जाता है। क्लैंप कनेक्शन के अंदर आने के बाद में यह क्लैंप कनेक्शन अगले जो तंतु से जुड़ जाता है इस प्रकार से, ये। अब ध्यान दीजिए कि इसमें ये क्लैंप कनेक्शन के माध्यम से ये केंद्रक पहले से एक तो उपस्थित था, अब दूसरा केंद्रक भी इसके माध्यम से क्लैंप के माध्यम से इसमें आ जाता है। इस कारण से दोनों जो कोशिकाएं बनेगी वे कोशिकाएं होगी वो किस प्रकार की, द्विकेंद्र की हो जाएगी। एक केंद्रकीय से द्विकेंद्र की अवस्था बनती है, वो बनने के लिए तो आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रोसेस पाया जाता है, क्लैंप कनेक्शन इसमें होता है, जिसके माध्यम से अंतर जातीय रूप से यानी जो अंतर जातीय या अंतर वलित कहें या जो आंतरिक रूप से जो कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह जो है वह द्विकेंद्रकीय बनता है। तो ये इस प्रकार से क्लैंप कनेक्शन इसके कवक तंतुओं में देखा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो क्लैंप कनेक्शन होगा वो किस प्रकार से जनन में भी सहायक होता है, वो आगे हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो लैंगिक जनन होता है वह किसके माध्यम से होता है, बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। अब बेसिडियम बीजाणु में दो कवक तंतु पास पास में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, दोनों कवक तंतु होते हैं वे एकल कवक तंतु, ये दोनों एक दूसरे के आ जाएंगे, पास पास आ जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, दोनों कवक तंतु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। समीप आने के बाद में अगली प्रोसेस क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। यानी इसके अंदर कोशिका द्रव्य होगा, उसका संलयन होगा, और कोशिका द्रव्य के संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। तो प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस होगी, जिसके फलस्वरूप यह द्विकेंद्रकीय बन जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें एक ही कोशिका में कितने केंद्रक आ जाएंगे, यानी दो केंद्र की अवस्था होती है, डाइकैरियंस का निर्माण हो जाता है, केंद्रक युग्म का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से क्या बन जाती है, केंद्रक युग्म का निर्माण हो जाता है। मैंने आपको बताया था एस्कोमाइसिडीज और बेसिडियोमाइसिडीज में केंद्रक युग्म बनते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है जो निम्न वर्ग के कवक होते हैं उसमें इस प्रकार से नहीं बनते हैं। तो इसमें केंद्रक युग्म का निर्माण हो जाएगा। केंद्रक युग्म का निर्माण होने के बाद में अगली स्टेज के अंदर क्लैंप कनेक्शन की सहायता से पार्श्व की कोशिकाएं ये भी क्या हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है द्विगुणित हो जाती हैं। यानी इसमें क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है क्लैंप कनेक्शन होगा। इस प्रकार से ये था, द्विकेंद्रीय की अवस्था थी पहले से,
ये 2 केंद्रक उपस्थित है और ये पार्श्व में एक केंद्रक है। इसी प्रकार से इधर भी पार्श्व में एक केंद्रक है। ये माइसीलियम था। अब क्या हुआ, इनमें क्लैम्प कनेक्शन हुआ और क्लैम्प कनेक्शन की सहायता से दोनों के माइसीलियम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है द्विकेंद्रकीय हो जाते हैं। यहाँ से केंद्रक का विभाजन होगा और ये क्लैंप बनेगा जिसके माध्यम से इसमें भी केंद्रक स्थानांतरित हो जाएगा। केंद्रक दोनों के विभाजित होंगे और विभाजित होकर के एक भाग इधर चला जाएगा और यहाँ भी ये केंद्रक आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, फिर से केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक का विभाजन होने के फलस्वरूप ये दोनों केंद्रक है वो भी इसमें भी आ जाते हैं। तो ये पार्श्व की कोशिकाएं वो भी कैसी हो जाएगी, द्विकेंद्रकीय हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्लैंप कनेक्शन की प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से इसके पार्श्व की कोशिकाएं भी द्विकेंद्रकीय हो जाती हैं। अब इसके बाद में इन द्विकेंद्रकीय कोशिकाओं से एक उभार बनता है जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। यानी ये आपका जो माइसीलियम था ये इस प्रकार से प्रत्येक भाग है वो द्विकेंद्रकीय है। अब इससे क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना इसमें 2 केंद्रक उपस्थित है। अब इसमें क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर एक मुकुंदराकार उभार बनता है और मुकुंदराकार जो उभार बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से बेसिडियम का निर्माण हो जाएगा। अब बेसिडियम का निर्माण होने के बाद भी केंद्रक भी किस में चले जाते हैं, बेसिडियम में चले जाते हैं। अगली प्रोसेस में क्या होगा, ये केंद्रक है वो केंद्रक किस में चले जाएंगे, मैं सीधा डायरेक्टली बना रहा हूँ, आपको अलग से बनाना है। ये केंद्रक है वो दोनों केंद्रक किस में चले जाएंगे, इसके बेसिडियम में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से बेसिडियम का निर्माण होगा और बेसिडियम के अंदर ये दोनों केंद्रक चले जाते हैं। अब चले जाने के बाद में प्रत्येक केंद्रक उपस्थित है वे केंद्रक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मैं एकल सिंगल ही बना रहा हूँ, ये तीनों में ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये प्रत्येक केंद्रक होगा वह आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से। और इससे द्विकेंद्र की अवस्था बनती है, यानी द्विगुणित केंद्रक बन जाएगा। पहले तो ये केंद्रक कैसे थे, अगुणित थे, अब कैसा केंद्रक बन जाएगा, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण। ये केंद्रक है वो किस प्रकार के हैं, अगुणित केंद्रक है। अब दोनों अगुणित केंद्रक है वो जुड़ जाएंगे तो कैसा केंद्रक बनेगा, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब द्विगुणित केंद्रक निर्माण होने के बाद में इसमें बेसिडियम बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो कवक तंतु था, अब कवक तंतु में क्या हो गया, तो आपको ध्यान रखना है जो केंद्रक था द्विगुणित उसमें मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप ये एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 केंद्रक बनते हैं, तो 4 केंद्रक बनेंगे और इसमें चारों केंद्रक होते हैं बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। इसमें केंद्रक होंगे वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, तो आप क्या ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इसमें केंद्रक होंगे वो बहिर्जात रूप से उत्पन्न, यानी बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो बहिर्जात रूप से 4 बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है प्रत्येक जो है वह बेसिडियम से। तो प्रत्येक बेसिडियम से 4 इस प्रकार से क्या बन जाएंगे, बीजाणु बनेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियम बीजाणु कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे, बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु होते हैं वह बहिर्जात रूप से बनते हैं। देखो बेसिडियम बीजाणु और एस्को बीजाणु में ये अंतर ध्यान रखना है। एस्को बीजाणु होते हैं वह अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, जबकि बेसिडियम बीजाणु होते हैं वो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद में ये बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और बीजाणु मुक्त होने के पश्चात में ये अंकुरित होंगे, जर्मिनेशन होंगे, अंकुरित होकर के और नए कवक तंतु का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बेसिडियोमाइसीडीज के कवक है उनमें लैंगिक जनन होता है, वह किस प्रकार से होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिडियम बीजाणुओं के द्वारा एवं बेसिडियम के द्वारा। ये बेसिडियम बीजाणु और बेसिडियम होता है, यह बेसिडियम बेसिडियोकार्प नामक फलन काय से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, बेसिडियोमाइसीडीज के सामान्य लक्षणों के बारे में। अब इसके कुछ उदाहरण हैं उस बारे में आप ध्यान दीजिए। एक उदाहरण आपको ध्यान रखना है इसका, वो आप ध्यान रखना एगेरिकस। एगेरिकस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे खाद्य कवक कहा जाता है। मैंने एक कवक पहले भी बताया था खाद्य कवक, कौन सा, मोरकेला। मोरकेला कवक है जो कि एस्कोमाइसीडीज का सदस्य है, जो खाद्य कवक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है एगेरिकस, जो कि खाद्य कवक के रूप में उपयोग में लिया जाता है और यह खाद्य कवक होता है। इसे हम गिल्स
फंजाई भी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण ध्यान रखना है पक्सिनिया। पक्सिनिया, पक्सिनिया को हम रस्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, रस्ट कवक के नाम से भी जाना जाता है या किट कवक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम रस्ट कवक या किट कवक भी कहते हैं। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया ग्रेमिनिकोला से होता है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं में काला किट रोग होता है, वह किट रोग इसे कहेंगे, काला किट रोग होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो आप ध्यान दीजिए, किट कवक या कंदुआ कवक इसे कहा जाता है, किट कवक, किट कवक। तो किट रोग होता है वो ब्लैक किट रोग किससे होगा? पक्सिनिया ग्रेमिनिकोला से। तो ये किट रोग उत्पन्न करता है, यहाँ किट रोग इसके द्वारा उत्पन्न होगा, रस्ट रोग उत्पन्न होगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा आप ध्यान दीजिए, वह आपको ध्यान रखना ऑस्टिलेगो, इसका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। ऑस्टिलेगो, ऑस्टिलेगो होता है, उस ऑस्टिलेगो के द्वारा आपको ध्यान रखना है जो रोग होता है वो कंड रोग होता है। तो इस प्रकार से कंड रोग इसके द्वारा होता है। तो कंड रोग होगा वह किसके द्वारा? ऑस्टिलेगो द्वारा होता है, ऑस्टिलेगो नूडा, ऑस्टिलेगो होर्डाई। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। लूज स्मट ऑफ, इसे स्मट कहेंगे, लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है वो ऑस्टिलेगो टेट्रीसाई से होता है। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्टिलेगो टेट्रीसाई से होता है। तो इस प्रकार से कुछ रोग होते हैं वो इनके सदस्यों के द्वारा होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और वर्ग जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज कहते हैं। उसके लक्षणों के एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। इन्हें ग्रंथिल कवक या क्लव फंजाई के नाम से जाना जाता है। यह कवक जगत का सबसे प्रगत वर्ग है। इसमें रस्ट यानी पक्सिनिया, स्मट यानी ऑस्टिलेगो और आप ध्यान दीजिए टोड स्टूल, पफ बॉल, मशरूम इत्यादि सम्मिलित होते हैं। एग्रीकस को ही हम क्या कहते हैं? मशरूम कहा जाता है। मशरूम किसे कहेंगे? एग्रीकस को ही हम मशरूम कहते हैं। तो इस प्रकार से मशरूम के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो लकड़ी पर भी उपस्थित होते हैं, लकड़ी के ठूंठों पर उपस्थित होते हैं, मिट्टी में उपस्थित होते हैं, पौधों पर अंतःपरजीवी के रूप में भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि रस्ट एवं स्मट कवक। फिर उसके बाद में इनका कवक जाल सुविकसित पट युक्त एवं शाखित होता है। इनके पट होते हैं वो सरल प्रकार के या ढोल छिद्री प्रकार के होते हैं, डोली पर पोट होते हैं। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा, ओइडिया द्वारा या क्लेमाइडिया द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन होता है बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है, जिनकी प्रोसेस निम्न प्रकार से होती हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें इसके उदाहरण ध्यान रखना है। 3 उदाहरण आपको ध्यान रखना है, एग्रीकस, पक्सिनिया और ऑस्टिलेगो। तो इस प्रकार से ये बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग है वो कंप्लीट होता है। अगला वर्ग हम देखते हैं और वह कौन सा है? और लास्ट है चौथा, ड्यूटेरोमाइसीटीज। चौथा वर्ग हमें ध्यान रखना है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ड्यूटेरोमाइसीटीज के नाम से जानते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज, इस कवक को अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। इस वर्ग को अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। इस वर्ग को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। अपूर्ण कवक या फंजाई इनपरफेक्टाई भी कहा जाता है, अपूर्ण कवक भी कहा जाता है, अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन या तो अनुपस्थित होता है या अभी तक ज्ञात नहीं किया जा चुका है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इन्हें हम क्या कहेंगे? अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इनमें केवल आपको ध्यान रखना है अलैंगिक जनन होता है। इनमें जनन होता है, इनमें केवल क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो इनमें केवल कैसा जनन होगा? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन या तो अनुपस्थित होता है, लैंगिक जनन या तो कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन या तो अनुपस्थित होता है या आपको ध्यान रखना है अभी तक ज्ञात नहीं किया गया, अभी तक ज्ञात नहीं है, अभी तक ज्ञात नहीं है। या तो लैंगिक जनन नहीं होता है या ज्ञात नहीं है। इस प्रकार के कवकों को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। इस कारण से इसे हम अपूर्ण कवक
या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें देखो केवल अलिंगिक जनन होगा। जैसे ही लैंगिक जनन ज्ञात हो जाता है तो अगर बेसिडियोमाइसीडीज के समान होता है तो इसे बेसिडियोमाइसीडीज वर्ग में रख लिया जाता है। यदि आपको देखता है लैंगिक जनन होता है वो एस्को बीजाणुओं के द्वारा होता है तो एस्कोमाइसीडीज में रख दिया जाता है। जबकि इनमें उन प्रकार के कवकों को रखा जाता है जिसमें केवल अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जैसे ही ज्ञात हुआ तो उस कवक को उस वर्ग में ट्रांसफर कर देते हैं जिस वर्ग से समानता दर्शाते हैं, यानी या तो एस्कोमाइसीडीज में या बेसिडियोमाइसीडीज में रख दिया जाता है। तो ये इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इस वर्ग में को अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल अलैंगिक जनन वाले कवकों को ही रखा गया है। जैसे ही लैंगिक जनन ज्ञात हो जाता है तो इन कवकों को उस वर्ग में रख दिया जाता है जिस वर्ग से इनमें लैंगिक जनन संबंधित होता है। तो इस प्रकार के कवकों को हम किसमें रखते हैं? ड्यूटेरोमाइसीडीज में रखा जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसीडीज के सदस्य होंगे उन सभी में कौन सा जनन पाया जाएगा? तो आप ध्यान दीजिए अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इनका भी कवक जाल होता है, वह कवक जाल कैसा होगा? तो आप ध्यान दीजिए इनका कवक जाल शाखित एवं पट्टीय होता है। इनका कवक जाल शाखित एवं पट्टीय होता है। तो इनका कवक जाल शाखित होगा एवं पट युक्त होता है, यानी कैसा होता है? पट्टीय होता है। तो इनका कवक जाल शाखित होगा और पट युक्त होता है, पट्टीय होता है। तो इनका कवक जाल शाखित होगा और कैसा होता है? पट युक्त होता है, पट्टीय होता है। तथा आप ध्यान दीजिए तो इनके अधिकांश सदस्य होते हैं वह अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक होते हैं तथा खनिज पदार्थों के पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। इनके अधिकांश सदस्य आपको ध्यान रखना है अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक होते हैं, यानी मर्तजीवी होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक होते हैं एवं खनिज पदार्थों के पुनःचक्रण में सहायता करते हैं, एवं खनिज पदार्थों के पुनःचक्रण में सहायता करते हैं। खनिज पदार्थों के पुनःचक्रण में सहायता करते हैं, पुनःचक्रण में सहायता करते हैं, पुनःचक्रण में सहायक होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, खनिज पदार्थों के पुनःचक्रण में सहायता करते हैं। इनके कुछ सदस्य होते हैं वे मृतजीवी प्रकार के या परजीवी प्रकार के भी होते हैं। तो इसके कुछ सदस्य मृतजीवी या परजीवी होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी भी होते हैं या कैसे होते हैं? मृतजीवी या परजीवी होते हैं। तो इनके कुछ सदस्य मृतजीवी या किस प्रकार के होते हैं? परजीवी प्रकार के होते हैं। अधिकांश सदस्य होते हैं वे कैसे होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है अपघटक होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करने वाले होते हैं। इनमें जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होगा? कोनिडिया द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन होगा वह किसके माध्यम से होता है? कोनिडिया द्वारा होता है। तो इसमें अलैंगिक जनन होगा वह किसके माध्यम से होता है? कोनिडिया के माध्यम से होता है। तो कोनिडिया के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन देखा जाता है, जबकि इसमें लैंगिक जनन का तो अभाव होता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक और चीज़ आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, वह ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें लैंगिक जनन का तो अभाव होता है परंतु इसके स्थान पर परालैंगिक चक्र पाया जाता है। परालैंगिक चक्र है वह एक प्रकार का आपको ध्यान रखना विभिन्नताएं उत्पन्न करने से संबंधित चक्र है जिसमें समसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय होता है। जनरली जीन विनिमय होता है वर्गसूत्री विभाजन के दौरान होता है, जबकि इनमें जीन विनिमय होगा वह समसूत्री विभाजन के दौरान होता है और इस प्रकार का होता है उसे हम परालैंगिक चक्र कहते हैं। तो इस वर्ग के सदस्यों में परालैंगिक चक्र भी पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं? तो इसके कुछ उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा इसका उदाहरण है, जिससे रिंग वर्म होता है मनुष्य में ट्राइकोडर्मा से। तो ये ट्राइकोडर्मा हो गया, अल्टरनेरिया हो गया। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए कोलिटोट्राइकम, तो ये इस प्रकार से इसके कुछ उदाहरण हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया इसके मुख्य उदाहरण हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाइस है,
आप ध्यान दीजिए तो आलू में जो अंगेती पक्षमारी रोग होता है या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वह किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो एक और सदस्य आप ध्यान रखते हैं सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा होता है, उसे मूंगफली का टिक्का डिजीज होता है, यानी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट होता है, वो किसके द्वारा होता है, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। जबकि आप ध्यान दीजिए चावल में जो पीली धब्बा या पत्ती पर पीले धब्बे आ जाते हैं, लीफ स्पॉट हो जाता है, वह किसके कारण से होता है, तो आपको ध्यान एल्मिंथोस्पोरियम से होता है, वो भी इनका सदस्य है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। रेड रोट होता है वो कोलिटोट्राइकम से होता है गन्ने में रेड रोट होता है वो किसके द्वारा होता है, कोलिटोट्राइकम द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, इनके सदस्य रोगकारी भी होते हैं। विल्ट डिजीज होती है वो फ्यूजेरियम के द्वारा होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है इनकी कुछ जातियाँ जिनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। वैसे आपकी बुक्स में रोग दिए हुए नहीं हैं, इसलिए आप जनरली उदाहरण ध्यान रख लेना। यहाँ तक आपके जो कवक जगत है वह कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दो छोटे छोटे जगत रह गए हैं। ये जगत तो बहुत बड़े हैं परंतु हम अलग अलग इन दोनों जगतों को पढ़ेंगे, इसलिए छोटे से बेसिक रूप में आपको ध्यान रखना है। एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम बात करेंगे वह जंतु जगत के बारे में, फिर पादप जगत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।